जो बात है ना, देखिए डॉक्टर अंबेडकर की बात कही जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कौन-कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया? उनको आप महान आत्मा बताते हैं, क्या वो राजनेता नहीं थे? क्या उन्होंने पावर के लिए अंग्रेज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया? हम लोग तो बहुत सारा कहते हैं उनको कि क्योंकि ये लगातार देखा गया कि भई अंग्रेज़ों ने उनको हर समय फ़ेवर किया। जब एमसी राजा जो थे, तमिलनाडु वाले, वो आपके दलितों के मास लीडर थे और उस समय इलेक्टेड लीडर थे तमिलनाडु में। उनके होते हुए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पुश किया और उनको रिप्रेजेंटेशन दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, लेजिटिमेसी दी। और बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं है, कहते हैं कि साहब कि वो पूना पैक्ट जो है ऐसे हो गया, वैसे हो गया। वो पूना पैक्ट क्यों हुआ था? पूना पैक्ट इसलिए हुआ था कि हिंदू महासभा के मुंजे साहब, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, तो मुंजे साहब और एमसी राजा में पैक्ट हो गया था कि ये जो अंग्रेज जो कह रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात, ये हमें स्वीकार नहीं है। एमसी राजा के सामने उस समय डॉक्टर अंबेडकर का पब्लिक में कोई कद नहीं था। फिर गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया, तो अंग्रेजों ने कहा चलो चलो जाओ 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 जाओ। कोई उन्होंने अपने मन से किया था? अंग्रेजों ने कहा था कर लो। भाई लास्ट मेरा अभी भी तक उनके जो है वो उद्धृत किए जाते हैं पत्र, जिसमें कहते हैं कि साहब कि अंग्रेजों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। फिर और बताता हूँ आपको, डायरेक्ट एक्शन डे की बात हो रही है आजकल, बंगाल फाइल्स चल रही है। बंगाल फाइल्स में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की जो कॉल की थी, उसकी सपोर्ट की थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जो बंगाल के लीडर थे, वो थे आपके जोगेंद्र नाथ मंडल। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। ये नहीं पता है आपको? देखिए, बिल्कुल सुने तो मेरी बात, 91 92 में ये सारी बातें, 1991 92 में ये सारी बातें अरुण शौरी ने वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स में लिखी थी। आज उस किताब को 35 साल हो गया, लेकिन आज तक उसका एक भी रिबटल नहीं आया। एक भी अरुण शौरी की उस किताब को आपने, मतलब जितनी बातें आप कह रहे हैं, उन्होंने तो उससे कहीं ज्यादा लिखा है। उन्होंने तो इससे कहीं ज्यादा लिखा है भाई। उन्होंने तो अंग्रेजों से बाकायदा निवेदन किया कि भारत ना छोड़ें। हाँ हाँ, वो तो सब सारी उन्होंने तो चीजें बाकायदा अंग्रेजों से पब्लिक में निवेदन है। किया कि भारत ना छोड़ें। और किस कॉन्स्टिट्यूशन क्या कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा भगवान बना रखा है। 80 साल में जिस कॉन्स्टिट्यूशन में 125 बदलाव हो गए, अरे भाई मतलब ऐसा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? और बताते हैं आपको, डॉक्टर अंबेडकर पहली बार संविधान सभा में आए थे बंगाल से, मुस्लिम लीग की सहायता से। मुस्लिम अच्छा, लीग उसके लिए ने भी इन लोग दोष देते हैं कि कांग्रेस ने हरवा दिया था उनको यहाँ पे। ना, तब तक कोई हार वार नहीं थी। नहीं, वो महाराष्ट्र में, मुंबई में कहाँ हार गए थे? वो तो बात की बात है, तो बात की बात है। जब पहला इलेक्शन जब हुआ था, तब वो बंगाल से इलेक्ट होके आए थे। और जब पार्टीशन हो गया, तो पार्टीशन में ये था कि साहब के बंगाल में और पंजाब में जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, वो दोबारा चुन के आएंगे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो फिर वो गए थे इनके पास, शायद आचार्य कृपलानी के पास। उनके पास जाके उन्होंने अपनी सिफारिश लगवाई थी। फिर अंग्रेज़ों ने सिफारिश की, गांधी जी ने सिफारिश की, इतनी सारी सिफारिशें लगवाई, कितना कीन थे वो उसमें आने के लिए। तब फिर इनको मुंबई से किसी को रिजाइन करवा के कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा में लाया गया। मैं ये कह तो 31 रहा हूँ कि जुलाई एक को एक आए संविधान सभा में, और फिर उसके 2-3 महीने बाद इनको ड्राफ्टिंग कमेटी में लिया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने इंटरनल इलेक्शन करके इनको उसका चेयरमैन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपके जून या अप्रैल 1948 में बी.एन. राव साहब कंप्लीट करके दे चुके थे, जिसके ऊपर ही सारा का सारा डिस्कशन हुआ। सर बी.एन. राव का कोई नाम नहीं लेता। संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका कोई लेना देना नहीं। एक कमेटी, 32 कमेटियों में से एक कमेटी का चेयरमैन है, वो संविधान का निर्माता हो गया। और सबके गजब सब की बात। किसी ना किसी कमेटी के चेयरमैन थे।
नेहरू जी हाँ पावर हाँ, कमेटी के चेयरमैन थे। अरे मेरी बात फंडामेंटल सुनिए, राइट्स कमेटी के चेयरमैन थे वल्लभ भाई पटेल, सबसे इम्पोर्टेंट मैं कमेटी। हाँ, और देखे ना कि मतलब एक इस तरह का कल्ट बना दिया गया है। मैं जहां बैठा हूं इस समय, मेरे सामने आके लोग बैठते हैं और आके कहते हैं कि आपको मालूम नहीं, अंबेडकर साहब तो घर पे अकेले रात रात भर बैठ के संविधान लिखे। अब इस तरह बेवकूफी की बातों का मैं क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? आपने उनका एक ऐसा कल्ट फिगर बना दिया, एक लार्जर देन लाइफ, और उसमें सच झूठ सब मिलाकर ऐसा कर दिया। भाई अंबेडकर ने तो जितनी बातें कही, अंबेडकर वो कमर में झाड़ू मारने बांधने वाली बात कहते थे, बाद में पता चला कि उनसे पूछा गया आपने कहा, उनका मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कोई मुझसे कह रहा था, बात खत्म हो गई। तो आप देखे हैं कि मतलब अंबेडकर 25 साल से कह रहे थे मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा, पर हिंदू धर्म उन्होंने अपने मृत्यु के मुश्किल से 40 दिन पहले छोड़ा। काशीराम जिंदगी भर कहते रहे, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मायावती ने आज तक नहीं छोड़ा। चंद्रशेखर रावण ने आज तक नहीं छोड़ा। तो ये सब कहने की बातें हैं सर, सिर्फ कहने की बातें हैं। और आप देखें इस बात को कि मतलब ये एक जो आउट ऑफ द वे जाके एक कल्ट बना। आप जाके देखें हमारी तरफ गांवों में बाकायदा अंबेडकर स्कूल चल रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, वहां पे मूर्तियों को उठाकर फेंक रहे हैं, दलितों से कह रहे हैं कि तुमको पूजा नहीं करनी है, तुम बौद्ध हो, वगैरह वगैरह। जबकि मैं 1000 बार ये बात कह चुका हूं कि तथागत बुद्ध के, गौतम बुद्ध से का जो बुद्धिज्म था, उससे अंबेडकर के बुद्धिज्म का कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लेना देना नहीं है। अंबेडकर ने तो उसकी शुरुआत ही ये कहते हुए की थी कि जो उनके 4 नोबल ट्रुथ हैं, जो 4 आर्य सत्य हैं, चारों बकवास हैं। उन्होंने कहा था कि गौतम बुद्ध की जो बोधिसत्व वाली बात है, पुनर्जन्म की बात है, सब दकियानूसी और अंधविश्वास है। उन्होंने तो गौतम विश्व को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन ये बदनाम लेंगे अंबेडकर का, और अंबेडकर से फिर बुद्ध को जोड़ते हुए सीधे सम्राट अशोक तक पहुंच जाते हैं। तो मतलब एक विचित्र सी मतलब मैं कई बार कह चुका हूं कि भैया अशोक हो, गौतम बुद्ध हो, इनका अंबेडकर से कुछ लेना देना नहीं है। अंबेडकर जिन 22 प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं, उसका गौतम बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। गौतम बुद्ध का जो बोधिसत्व का है, गौतम बुद्ध ने तो इतने कास्ट ओरिएंटेड लेक्चर्स दिए हैं। उन्होंने सीधे कह दिया कि बोधिसत्व जो है वो एक कहाँ पैदा हो सकता है और किस जाति में पैदा नहीं हो सकता, ये तक उन्होंने बता बिल्कुल, दिया। तो ललित ये विस्तर पढ़ लीजिए। हाँ, तो अच्छा उसके बाद, अच्छा बहुत कहिए तो कहेंगे इस नहीं, आप जो बता रहे हैं वो गौतम बुद्ध के बारे में सब फर्जी है, ब्राह्मणों ने लिखा है। हमने कहा चलिए भाई, मान लिया ब्राह्मणों ने लिखा है। एक दलित चिंतक से एक बार टीवी 9 पे मेरी बहस हो रही थी। हमने कहा चलिए मान लिया कि हम जो कुछ बता रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में वो ब्राह्मणों में लिखा है, लेकिन आप जो बता रहे हो गौतम बुद्ध के बारे में वो कहां से आप निकाल के लाए हो? क्योंकि उसके अलावा तो जानकारी का और कोई स्रोत ही नहीं है गौतम बुद्ध के बारे में। तो हाँ भाई, अच्छा भाई, तो ललित विस्तर, दशरथ जातक, अश्वघोष, ये सब उन्होंने कह दिया ब्राह्मणों ने लिखा है। तो हमने कहा फिर अंबेडकर ने जो लिखा है वो ला दिखा दो भाई, वो बता दो। मतलब अगर अंबेडकर वो साहब उस जमाने, तो भाई देखिए एकदम नॉनसेंसिकल बातें हैं। वैसे भी हम लोग डाइग्रेस कर रहे हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड व्हाई ही सेड व्हाट ही सेड। तो ये कोई पहली बार नहीं है नहीं, जस्टिस वो तो नरीमन बैठ के। हमारा तो कॉन्टेक्स्ट था ना कि उन्होंने कहा कि साहब कि वो अम्बेडकर के अनुयायी हैं। हाँ देखिए, और एक बात और, इतनी उनके अंदर ईमानदारी है भी कि उन्होंने कम से कम 2 मौकों पे ये कहा कि मैं हाई कोर्ट जज बना ही इसलिए क्योंकि मैं दलित था, और सुप्रीम कोर्ट में तो मुझको 2 साल पहले इसलिए प्रमोट कर दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई दलित नहीं था। और अगर उनको 2 साल पहले ना प्रमोट किया होता तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट ही ना पहुंचते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना तो दूर की बात थी। तो ये तो प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू हो गया, जो अभी तक देश में कहीं लागू ही नहीं है। तो आप इसको समझिए कि ये सब चीजें हुई, लेकिन इस सब चीज के लिए उन्होंने किसी को श्रेय नहीं दिया। अब चूंकि अब उनके पिताजी एक इतने एक हार्ड कोर एक्टिविस्ट थे, जो कि अंबेडकर की सबसे विवादित रिडल्स ऑफ हिंदुज्म के लिए वो, हालांकि रिडल्स ऑफ हिंदुज्म का भी बड़ा क्लियर कट है साहब। अब तो ढेर सारे सबूत आ रहे हैं कि रिडल्स ऑफ हिंदुज्म से अंबेडकर का कुछ लेना ही देना नहीं था। वो तो उनके एक टाइपिस्ट ने लिख डाली, उनके एक अरे टाइपिस्ट वो ने तो लिख सीधे के सीधे वो फूले फूले की कॉपी करके लिखी हुई है और कुछ नहीं। हाँ, तो फूले की कॉपी करके उस पर अंबेडकर का नाम चिपका दिया गया। तो ये एक मतलब एक के बाद एक रैकेट है और कुछ नहीं है। बहरहाल जहां तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात है, मेरा एक छोटा सा कहना है कि भाई एक अगर आप जो वो मुकदमा सामने था वो डिसमिस होने योग्य था, ठीक है आपने कर दिया, लेकिन ये बात जो आपने कही वो फिर आपकी एक अंदर की एक सोच निकल कर आती है। और जिस पद पर आप बैठे हैं उस पर कहीं अच्छा हुआ क्या, पलट के सोशल मीडिया पे ऐसा बैकलैश आया कि लोग उनके पिताजी को ढूंढ लाए, उनकी बेटी को ढूंढ लाए कि देखिए उनकी बेटी ने एक
गैर दलित से शादी की, उसको SC/ST एक्ट में उसको और उसके पूरे खानदान को अंदर अपने करा से दिया। 6 साल छोटे, हाँ, अपने से 6 साल छोटे उनका लड़के से स्टूडेंट था, शादी की, उनका स्टूडेंट से स्टूडेंट। शादी की और उसके बाद उसको जेल भिजवाया, उसके पूरे खानदान को जेल भिजवाया। फिर कहाँ-कहाँ उसका अपॉइंटमेंट हुआ, कैसे-कैसे हुआ, फिर कोई उनके भाई को ढूँढ लाया कि उनके भाई की संपत्ति में इनके जज रहते हुए कितने 100 गुनी वृद्धि हो गई रातों-रात। तो अपना वो सब चीज़ें एक-एक करके सामने आती गईं। फिर लोगों ने ये भी बताया कि भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जिन लोगों को एक बार रिजर्वेशन मिल चुका है उनको नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने अपने भांजे को भी जज बना दिया अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहते हुए। तो 2 बातें हुई थी। एक तो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जिसे कहना इंडिस्क्रीट कमेंट था, वो उन पे भारी पड़ा। और दूसरे मैं अपने चैनल पे भी कल कह रहा था और यहाँ भी कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेगा इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट पर भी भारी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट विल गो ऑन द डिफेंसिव। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस कमेंट के बाद वो आपको डिफेंस पे जाती नजर आएगी और वो अब उतनी हाइपर एक्टिव नहीं रह जाएगी। दैट वे ये ठीक भी हुआ है। और एक आखिरी बात, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि संविधान के कस्टोडियन है, अगर उनसे कोई बात कही जाती है और वो कहते हैं भगवान विष्णु से मांगो, तो फिर एक बात ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मान लिया कि इस देश को भगवान विष्णु चला रहे हैं और ये हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि जो चीज संविधान नहीं दे सकता, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं दे सकते, उसको वो भगवान विष्णु से मांगने के लिए कह रहे हैं। और भगवान विष्णु क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर भी बड़ी बातें हो रही कि साहब इतिहास में और किसने किसने ये कहा था। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद आ गए उसमें। जो भी हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इनडिस्क्रीट, आई वुड से। नॉट ओनली इनडिस्क्रीट, ये दिखाता है कि भाई ये जो पीरियड रहा लगभग 30 वर्ष तक, जब इन बातों का प्रतिकार नहीं किया गया, प्रतिकार अभी भी नहीं किया जा रहा है। प्रतिकार अभी भी सोशल मीडिया पे हो रहा है, सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। सरकार छोड़िए आप, सरकार नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे तो जो इस वक्त अम्बेडकराइट्स की ऐसी तैसी हो रही है, वो देख देख के मुझे लगता है कि यार साल भर पहले भी ये स्थिति नहीं थी। मतलब एक बात कहते हैं और पहले तो खाली नेहा जी थी, अब तो पता नहीं कितने लोग आ गए। नहीं देखिए ना, कोई ऐसी तैसी नहीं हो रही है। मतलब उनको जो बात कहनी है वो भी कह के चले जाते हैं। मुझसे सोशल मीडिया पे कोई कह रहा था 50% सवर्णों का रिजर्वेशन। मैं कहा भैया वो 50% सवर्णों का रिजर्वेशन नहीं है, वो ओपन कैटेगरी है, उसमें कोई भी आ सकता है। वो अपना कह के चले गए, वो वही बात कह रहे हैं, कहते रहेंगे कि उसी उनके। बल्कि मैंने नेहा से पूछा, हमने कहा नेहा ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए 100 साल बाद भी इनकी ये अभी तक इसी तरह की मेंटालिटी बनी हुई है, उसी तरह की बातें कर रहे हैं बेवकूफी की। तो अब उसका क्या कहा जाए? एक चीज तो है, मतलब ये तो एक बात तो सिद्ध हो गई है कि साहब के यदि आपको किसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, तो आप उसको बैसाखियों पे नहीं बढ़ा सकते। पैर परमानेंटली कमजोर हो जाए तो फिर आप चला नहीं सकते उसको।